द 28th of July 2019 बीजिंग एरोस्पेस कंट्रोल के कर्मचारियों को मून के डार्क साइड पार टहल रहे YU-2 से मिले कुछ तस्वीरों को देख रहे थे। तभी उन्हें एक तस्वीर में चमकती हुई एक जेल लाइक चीज नजर आई। आखिर क्या थी वह रहस्यमयी चीज? और 1969 में नील आर्मस्ट्रांग के साथ लैंड करने वाले बज ऑल्ड्रिन हाल ही में यह बताया कि जब वह चांद की ओर बढ़ रहे थे तो एक रोशनी उनका पीछा कर रही थी। हालांकि वह इसे अपने कंट्रोल सेंटर को नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन यह चीजों ने बहुत परेशान कर रही थी। तो इसका मतलब नासा चांद के बारे में कुछ ऐसा जानता है जो वह आम जनता को नहीं बताना चाहता है। लेकिन हम जिसे चांद का डार्क साइड कहते हैं, उसे भी तो धूप मिलती है ना। जब वह अपने ऑर्बिट के दौरान सूरज और पृथ्वी के बीच में आता है, तो क्या इसी दौरान चांद पर रहने वाले जीव सूरज की ऊर्जा को स्टोर कर लेते हैं? अगले ऑर्बिट के आने तक के लिए दोस्तों, ऐसे हजारों सवाल आपके और हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो आज इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। आज के इस मजेदार वीडियो में तो वीडियो में अंत तक जरूर बन रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1969, नासा का अपोलो 11 मिशन। हम सबको पता है इस मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था, इट्स अ बिग लीप फॉर मैनकाइंड। लेकिन हम में से कितने लोग जानते इस स्पेसक्राफ्ट में मौजूद आर्मस्ट्रांग के साथ बज ऑल्ड्रिन ने क्या कहा था? जब अपोलो 11 मिशन चांद के करीब पहुंच रहा था, बज ऑल्ड्रिन ने स्पेसक्राफ्ट की खिड़की से बाहर एक रोशनी को देखा था जो उनकी स्पेसक्राफ्ट का पीछा कर रही थी। लेकिन उस वक्त बज ने इस बात को कंट्रोल सेंटर को ना बताने में समझदारी समझी, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी जाएगी और उन्हें पागल करार दिया जाएगा। लेकिन मिशन के खत्म हो जाने के बाद उनमें से कुछ एस्ट्रोनॉट, जो खुले तौर पर आप कहते पाए जाते हैं, उन्होंने उस दिन एक UFO को देखा था। दोस्तों, हाल में ही अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा खींचे गए फोटोज को नासा ने रिवील किया, जो कि इस बात को और भी प्रमाणित करती है। फोटोज में कुछ मैन मेड स्ट्रक्चर भी नजर आते हैं, जैसे कि एक सैटेलाइट डिस्क न्यूक्लियर रिएक्टर लाइक स्ट्रक्चर, कुछ मिलिट्री बेस की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर। लेकिन क्या यह हमारे आंखों का धोखा नहीं हो सकता? जैसे कि हमें बादलों की शेप में भी अलग अलग चीज नजर आते हैं, क्योंकि उस वक्त की टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं हुआ करती थी और उस वक्त के कैमरे भी बहुत कम एडवांस हुआ करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर अपोलो 11 गाइडेंस कंप्यूटर 4 KB रैम और 32 KB हार्ड डिस्क पे ही चला करते थे। तो आप ही सोचिए, इतनी पिछड़े टेक्नोलॉजी के साथ किसी को चांद तक जाना पड़े तो उसे दौरान एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर इतना प्रेशर और स्ट्रेच क्रिएट होगा कि इंसान इल्यूजन नेट होने लगे। तो चलिए मान लेते हैं कि बज ने जो देखा वह महज आंखों का धोखा ही था, तो उसे क्या कहेंगे? जो 2019 में चांगी मिशन के U-2 मिशन के रोवर ने अपने कैमरे से देखा और साल 2013 में चंद्रयान 2 मिशन इंडिया दुनिया का वह पहला देश बनने वाला था। वह चांद के साउथ पोल पर लैंड करता। हालांकि चंद्रयान 3 ने यह इतिहास रच दिया है। इसकी पूरी जानकारी हमने आपको अपने पिछले वीडियो में दे दी है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो अब वापस से चंद्रयान 2 की बात करते हैं। रसिया चंद्रयान 2 के लिए लैंडर डिजाइन करने वाला था, बट इस काम में डीले होने की वजह से यह डेट 2013 से खींचते 2019 तक पहुंच गई। उसके बाद भी लैंडर चांद की सतह से टकरा गया और चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था। लोगों को यह एक छोटी सी बात लगी, लेकिन समय में इसी डीले के वजह से 2018 में चीन ने अपने चांगी मिशन को लॉन्च कर दिया, जिसका मिशन भी सेम था, चांद के डार्क साइड को एक्सप्लोर करना और सेम लैंडिंग साइड साउथ पोल। और इसी मिशन के दौरान U-2 ने चांद पर चमकती हुई जेल लाइक चीज खोजी। तो उस दौरान इस चमकती हुई चीज को कांच घोषित कर दिया गया, क्योंकि मिटियोर जब चांद से टकराते हैं तो उस दौरान इतनी हिट निकलती है कि सैंड भी पिघल कर कांच में तब्दील हो जाता है। लेकिन फिर इस चीज का नेचर जेल जैसा क्यों है? तो आखिर क्या थी यह रहस्यमयी चीज? क्या हुआ? किसी एलियन जीवों का वेस्ट है जो हमसे छिपकर चांद के डार्क साइड पर रहते हैं और तो और अपोलो मिशन से मिले। इमेज किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन की तरफ इशारा भी कर रहे हैं। लेकिन अगर सिविलाइजेशन इतनी एडवांस है तो यह अपने वेस्ट को ओपन में क्यों फेंकेंगे? इसका जवाब तो केवल चीन के कॉस्मोलॉजिस्ट ही दे सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये स्पीशीज चांद की डार्क साइड पर रहते हैं तो इन्हें जिंदा रहने के लिए ऊर्जा कैसे मिलती है? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले चांद के डार्क साइड के सबसे बड़े झूठ से पर्दा उठाना पड़ेगा। 7 अक्टूबर 1959 ने सोवियत संघ ने लूना 3 मिशन कंडक्ट किया था, जिसके सैटेलाइट ने चांद की डार्क साइड की इमेज पहली बार दुनिया को दिखाई थी।
आप सोच रहे होंगे इस इमेज में क्या नजर आ रहा है। तो दोस्तों, इससे पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि चांद का दूसरा तरफ दिखता कैसा है। हम इसे डार्क साइड कहते हैं। तो क्या इसका मतलब वहां पर हमेशा अंधेरा ही होता है? तो इसका जवाब है नहीं, पूरी तरीके से अंधेरा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो लूना 3 ने वहां की इमेज कैसे निकाली? असल में डार्क साइड का मतलब हमेशा अंधेरे में रहने वाला हिस्सा नहीं, चांद का वह हिस्सा जिसे आप पृथ्वी से कभी भी नहीं देख सकते, अपनी पूरी जिंदगी में पृथ्वी से कभी भी नहीं देख सकते। इसके पीछे हमारे स्पेस का एक फिनोमिना है जिसे हम टाइडल लोकिंग कहते हैं। इसमें चांद का रोटेशन टाइम उसके रिवॉल्यूशन टाइम से एग्जैक्टली मैच करता है और हमें चांद का एक साइड ही हमेशा नजर आता है। लेकिन इस रोटेशन के दौरान एक बार चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में पहुंचता है, जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भी रोशनी होती, जिसे हम डार्क साइड के नाम से जानते हैं। तो टेक्निकली चांद के डार्क साइड का यह मतलब नहीं है कि चांद वह साइड जो हमेशा अंधेरे में रहता है। बस फर्क इतना है कि पृथ्वी से देखने पर हम चांद का आज तक एक ही हिस्सा देख पाए हैं, तो इसीलिए हमने दूसरे साइड को डार्क कह दिया। इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसको सनलाइट नहीं मिलती। और तो और चांद की डार्क साइड को लेकर दुनिया में इतनी सारी कंस्पायरेसी बन गई है और आप पता चल रहा है कि यह एग्जैक्टली अंधेरे में नहीं है। इन सभी कंस्पायरिंग थ्योरी से अलग हटकर जेन्युइन थ्योरी के हिसाब से हमारे साइंटिस्टों ने इसे फार साइड कहा है, और कुछ साइंटिस्टों को मानना है कि इस डार्क साइड में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज मौजूद है। जब पृथ्वी से थिया टकराया था तब पृथ्वी से टूटकर एक नहीं बल्कि 2 चांद बने थे, जिसमें से एक बड़ा था और एक छोटा था, और वह दोनों सेम ऑर्बिट में ही रिवैल्यूएशन कर रहे थे। फिर धीरे धीरे समय के साथ यह छोटा चांद तेज होते गया और एक समय में पीछे से आकर आज के हमारे चांद से टकरा गया। उसके साथ मर्ज होके एक बड़ा मून बन गया, जिसे आज हम देखते हैं। लेकिन इस मर्जिंग में एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि यह दोनों चांद एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। इसलिए यह काफी पीसफुल मर्जिंग इवेंट था, और इसमें छोटे मून ने अपने टुकड़ों से बड़े मून के फार साइड को कवर कर लिया, जिसकी मून के पास साइड को एक थिक कर्स्ट मिल गया। अब क्योंकि यह चीज मून के नियर साइड यानी कि सामने वाले साइड पर नहीं हुआ था, तो उसका कर्स्ट पतला ही रह गया। इस वजह से जितने भी मिटियोर और एस्टेरॉइड उसे पर गिरे, वह गर्म और पिघले हुए सरफेस की वजह से उसके मेंटल तक पहुंच गए। इसी वजह से आप अगर मून के फार साइड और डार्क साइड की इमेज को देखो तो आपको वहां पर ना किसी तरह के लावा के ऑरेंज दाग, ना ही प्लेन और सपाट जमीन नजर आएगी। हर तरफ बस क्रेटर ही क्रेटर नजर आएंगे। और अगर किसी सिविलाइजेशन की बात करें तो अब तक तो हमें वहां किसी भी सिविलाइजेशन होने का कोई प्रमाण नहीं मिल सका। और वह ब्लू जेली जैसी चीज क्या थी, तो उस पर आज भी रिसर्च चल रहा है कि आखिर वह कौन सा एलिमेंट है। दोस्तों, आपको क्या लगता है यह एलिमेंट क्या है? अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।